बच्चों हम बात कर रहे हैं रोकड़ प्रवाह विवरण की, और कल तक हमने बात कर ली थी, जो पुराने वीडियोस हैं भाग 3 तक, उसमें हमने देखा था कि अलग अलग गतिविधियों में परिचालन गतिविधि से, विनियोग गतिविधि से और वित्तीय गतिविधि से इंडिविजुअल रूप से किस किस तरीके से रोकड़ प्रवाह की गणना की जाती है। अब तीनों गतिविधियों को समझने के बाद एक कंप्लीट प्रश्न रोकड़ प्रवाह विवरण का किस तरीके से हल किया जाएगा, किस तरीके से तीनों गतिविधियों को मिलाकर एक साथ रोकड़ प्रवाह की गणना की जाएगी, उसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। परिचालन, विनियोग और साथ ही साथ वित्तीय गतिविधियों से, तीनों गतिविधियों से सम्मिलित रूप से रोकड़ प्रवाह की गणना करना। रोकड़ प्रवाह विवरण तीनों क्रियाओं से मिलाकर तैयार किया जाता है। वास्तविक रूप में रोकड़ प्रवाह विवरण तभी पूरा होगा जब तीनों क्रियाविधियों को एक साथ सम्मिलित किया गया है तथा अंत में रोकड़ की वृद्धि या कमी का पता चलता है। और जब तीनों एक्टिविटीज के रिजल्ट को आप एक साथ एक्साइ कर लेंगे, उन्हें कंसोलिडेटेड कर लेंगे, उन्हें एकीकृत कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि व्यापार में कितनी रोकड़ में वृद्धि या कमी हुई। और इसके बाद जब आप उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को जोड़ देंगे उस वृद्धि या कमी में, तो वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं एक रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप किस तरीके से होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहली एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और बिल्कुल वो ही सारी मदें हैं जो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सीखी है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट या लॉस लेंगे जो कि बिफोर टैक्स होगा, और फिर इसमें उन मदों को जोड़ेंगे जो कि ऑपरेटिंग में गलत तरीके से घटी हुई है, जो या तो रोकड़ में खर्च नहीं होती है या फिर वो परिचालन गतिविधि का खर्चा है ही नहीं, और उन मदों को वापस घटा देंगे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से संबंध नहीं रखती है लेकिन लाभ में जुड़ी हुई है। आइए बात करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक परिचालन गतिविधि की ही हानि है लेकिन ये रोकड़ में खर्च नहीं होती है, इसलिए हमने इसे वापस ऐड किया है। जो मदें कोष्ठक से बाहर है वो ऐड की जा रही हैं और जो कोष्ठक के अंदर हैं वो लेस की जा रही हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ, अमूर्त परिसंपत्ति को आपने कम किया। गुडविल पहले साल 20,000 थी, दूसरे साल 15,000 हो गई, तो ख्याति का कम होना यह नहीं माना जा सकता कि संपत्ति को बेचा गया है, क्योंकि गुडविल सिंगल नहीं बिक सकती है, वो पूरे व्यापार को बेचने पर ही बिकती है। यदि गुडविल कम हो रही है या और कोई अमूर्त संपत्ति कम हो रही है तो इसका मतलब है आपने उसे लाभ हानि खाते से चार्ज कर लिया है। इसका मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आपने यहां पर लिखा है इसमें से गुडविल घटी हुई है, जबकि घटी हुई नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसे वापस जोड़ देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर आपका जनरल रिजर्व या कोई और रिजर्व बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपने उसे पीएनएल से पैसा निकालकर रिजर्व में डाला है, इसका मतलब वो भी रिजर्व में से घटा हुआ है, जबकि एक परिचालन गतिविधि का खर्चा या कुछ भी व्यवहार नहीं है, इसलिए इसे वापस जोड़ा जाएगा। डिविडेंड चार्ज टू पीएनएल, आपने अपने अंशों पर डिविडेंड दिया और उसे पीएनएल से चार्ज किया, जबकि वो वित्तीय गतिविधि का खर्चा है या वित्तीय गतिविधि से संबंधित मद है, इसलिए इसे लाभों में वापस जोड़ा गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यदि किसी स्थायी संपत्ति को बेचने पर हानि होती है तो वो विनियोग गतिविधि की हानि है, लेकिन आपने उसे पीएनएल में से घटाया हुआ है, इसलिए उसे वापस ऐड किया गया। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मद भी विनियोग गतिविधि से संबंधित है लेकिन यहां पर घटी हुई है, इसलिए इसे वापस जोड़ा गया है। अब बात करते हैं घटाने की मदें। यदि आपको कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है तो वो विनियोग गतिविधि से संबंधित मद है, लेकिन वो यहां पर इस प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको लेस करना होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यदि कोई संपत्ति को बेचने से लाभ हुआ है तो वो यहां पर ऐड है, जबकि वो यहां पर शामिल ना होकर विनियोग गतिविधि में जाना चाहिए, तो उसे भी लेस किया है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम ट्रीटमेंट है, विनियोग गतिविधि से संबंधित है लेकिन यहां पर ऐड है, इसलिए लेस किया है। ये सारे समायोजन करने के बाद इस प्रॉफिट में जब हम इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल को किस तरह से आप लेंगे। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को लेना है, लेकिन किसे छोड़ना है,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मदों को, जैसे कि कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं, इन्हें छोड़ दीजिए, बाकी सभी मदे ले लीजिए। इंक्रीज इन करंट असेट्स, यदि किसी करंट असेट्स में वृद्धि हो रही है तो उसे आपको कोष्टक में रखना है, क्योंकि इससे वर्किंग कैपिटल का इंपैक्ट है। डिक्रीज इन करंट असेट्स, अगर करंट असेट्स डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब पैसा रिसीव हो गया है, तो इसे ओपन में रखिए। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यदि करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यदि करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, व्यापार के अंतर्गत पैसा आया है, तो इसे आप ऐड कर दीजिए। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी का मतलब है कि व्यापार के अंदर से पैसा गया है, आपने करंट लायबिलिटीज को पैसा चुका दिया है, तो उसे आप कोष्टक में रख दीजिए। इन सभी का परिणाम यहां पर रखा गया है, और ऊपर जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज है, इसके साथ इसको मर्ज किया गया है, ये रिजल्ट निकल कर आया। इसे आप क्या कहेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और उसके बाद आपको क्या लेस करना है, टैक्स पेड, और ऐड करना है यदि आयकर की कोई वापसी हुई है तो। इसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कौन सा रिजल्ट होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वो फाइनल रिजल्ट होगा, तो उसे लिखा जाएगा नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगली एक्टिविटी की बात करें तो अब आती है इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो कैश फ्लो जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें। तो अब अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो उन्हीं मदों को लेना है जब आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को इंडिविजुअली समझा है, वो ही सभी मदे हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इससे रोकड़ का बहिर्वाह हुआ है, पैसा गया है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे भी पैसा गया है। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, व्यापार के अंतर्गत पैसा आया है तो आपने इसे कोष्टक के बाहर रखा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इससे भी पैसा आया है, इसे भी ओपन में रखना है। और डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इससे भी आपको रोकड़ की प्राप्ति हुई ही है। अंतिम परिणाम इस तरीके से आपको शो करना होगा। अगर धनात्मक है तो कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ऋणात्मक है तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसी तरीके से अब बात करते हैं कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आपको अब यहां पर मदे लेनी होगी। तो करंट लायबिलिटी को छोड़कर बाकी मदों को आप ले लीजिए। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, ये इनफ्लो की मदे हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, या फिर इक्विटी शेयर्स का बायबैक जो है, ये कौन सी मद है, ये मद है आपके आउटफ्लो की। तो यहां पर हमने मदों को लिखा है। इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, ये ओपन में रखेंगे क्योंकि इससे रोकड़ की प्राप्ति हो रही है। रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, इससे पैसा जा रहा है इसलिए हमने इसे कोष्टक में रखा है। लोन टेकन, लोन लिया है तो इसको हमने खुले में रखा है। लोन पेड, इससे पैसा गया है। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, इससे भी व्यापार में रोकड़ का बहिर्वाह होगा। और डिविडेंड इंटरेस्ट पेड, बार बार कह रहा हूं, अगर लाभांश या ब्याज की प्राप्ति हो तो वो विनियोग गतिविधि है, लेकिन लाभांश या ब्याज का भुगतान करें तो वो वित्तीय गतिविधि है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो या आउटफ्लो हमने रिजल्ट लिख दिया है। इसके बाद तीनों एक्टिविटीज के रिजल्ट को मिक्स करना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और ये रहा फाइनेंसिंग। इन तीनों को मिक्स करने के बाद यहां पर लिखना है नेट कैश इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज ए प्लस बी प्लस सी। ए पर हमने ऑपरेटिंग को काउंट किया, बी पर हमने इन्वेस्टिंग को काउंट किया, सी पर हमने फाइनेंसिंग को काउंट किया। तो ये जो राशि निकल कर आई है ये बताएगी कि वर्ष के दौरान रोकड़ में कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई। अगर ऋणात्मक शेष आए तो आपको लिखना है नेट कैश डिक्रीज, और अगर धनात्मक शेष आए तो आपको लिखना है नेट कैश इंक्रीज। अब अगर आगे बात करें तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपको बैलेंस शीट से उठाकर रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे और इसे जोड़ने के बाद जो परिणाम निकल कर आए वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होना ही चाहिए, यानी आपके उत्तर की जांच प्रश्न में ही हो जाएगी। तीनों एक्टिविटीज के रिजल्ट में क्या जोड़ना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उस रिजल्ट को और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को दोनों को जोड़ने के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, वो दोनों किसके बराबर होने चाहिए, क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट के। तो अब आपकी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण संख्या 7 इसी तरीके का दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं उदाहरण संख्या 7 को। दी गई सूचनाओं से पायोनियर लिमिटेड का रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। आपको पायोनियर लिमिटेड का पूरा चिट्ठा दिया गया है और आपको तीनों क्रियाविधियों से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना है।
सबसे पहली जो मद दी गई है वो अंश पूंजी दी गई है, और कितनी दी गई है, जो 2017 31 मार्च है उस दिन इसकी कीमत जो दी गई है पूंजी की वो 7 लाख, जबकि उससे पहले वाले वर्ष 2016 में 5 लाख। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, यहां पर वर्ष आपको उल्टे दिए गए हैं, जैसा कि आपने वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में भी सीखा है कि आप वर्षों को स्पेशली चेक कर लें कि वो सही क्रम में दिए गए हैं या नहीं। अगर सही क्रम में नहीं दिए गए हैं तो कंपैरिजन यूं ना कर यूं करना होगा। तो प्रथम वर्ष में जो पूंजी है वो 5 लाख है और द्वितीय वर्ष में जो पूंजी है वो 7 लाख है, तो 2 लाख रुपए बढ़ गई है। अगर नीचे कोई सूचना नहीं है तो आप कह सकते हैं इशू ऑफ शेयर, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो यानी कि कोष्ठक से बाहर लिखा जाएगा। संचय और अधिशेष, इसका जो अंतर है वो करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के काम में आता है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिया जाता है। दीर्घकालीन ऋण में आपको 10% बैंक ऋण नजर आ रहा है। प्रथम वर्ष में 1 लाख रुपए दिया गया है, जबकि द्वितीय वर्ष में 50,000 रुपए दिया गया है। इसका मतलब अगर नीचे कोई सूचना नहीं है तो 50,000 के लोन को रीपेड कर दिया गया है, वापस चुका दिया गया है, इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोष्ठक के अंदर दिखाया जाएगा, यानी कि ये आउटफ्लो है, रोकड़ का बहिर्वाह है। चालू दायित्व में लेनदार, बकाया किराया और लघुकालीन प्रावधान जो दिए गए हैं, तो लेनदार और बकाया किराया जो है वो तो आपके शामिल कर लिए जाएंगे कहां पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और लघुकालीन प्रावधान के लिए क्या बताया गया है वो आगे देखेंगे। इसके बाद में यहां दिए गई है मूर्त परिसंपत्तियां 5 लाख से 5 लाख है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन अमूर्त परिसंपत्ति 1 लाख से 95,000 हो रही है, यानी 5,000 रुपए कम हो रही है। अमूर्त परिसंपत्तियों का कम होना विक्रय नहीं माना जाएगा, इसे राइट ऑफ माना जाएगा, अपलिखित किया गया है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसे जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो विनियोग 1 लाख से 1 लाख दिए गए हैं, और फिर आपको दे रखी है 3 करंट असेट्स, जिसमें से आप स्टॉक यानी इन्वेंट्री को और डेटर को तो ले लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को यहां ना लेकर तीनों एक्टिविटीज का रिजल्ट निकालने के बाद उसमें ओपनिंग कैश को आप जोड़ेंगे, यानी 2,05,000 को जब तीनों जो गतिविधियां हैं उनका जो परिणाम आ रहा है, जब आप उसमें 2,05,000 रुपए जोड़ेंगे तो आपका परिणाम निकल कर आना चाहिए 3,27,000, तभी आपकी तीनों एक्टिविटीज या तीनों गतिविधियों का परिणाम सही माना जाएगा। आगे क्या क्या सूचनाएं दी गई है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो फुटनोट्स दिए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस 420 और 250 है, और जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है। प्रथम वर्ष का 30,000 है और द्वितीय वर्ष का 50,000 है। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में आपको सिखाया गया है कि यदि नीचे समायोजन में इनकी सूचना हो तो आप इसका खाता बनाकर हल करेंगे, और सूचना नहीं है, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही दिए गए हैं, ओपनिंग 30,000 और क्लोजिंग 50,000, तो क्लोजिंग बैलेंस को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ेंगे, 50,000 रुपए जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे जोड़ेंगे और 30,000 रुपए को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही नीचे घटाएंगे। आगे बात करें, इक्विपमेंट 2 लाख से 230 है, यानी 30,000 से बढ़ रहा है। अगर सूचना नहीं है तो 30,000 का इक्विपमेंट आपने खरीदा है जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। फर्नीचर 3 लाख से 270 है, घट रहा है। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो फर्नीचर बेचा गया है या फिर फर्नीचर पर मूल्यह्रास लगा है, वो सूचनाओं पर निर्भर करता है। इंटेंजिबल असेट्स में पेटेंट है जो कि कम हुआ है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको कैश भी दे रखा है और बैंक बैलेंस भी दे रखा है, लेकिन आपको तो टोटल से मतलब है। अब सूचनाएं पढ़ते हैं। वर्ष के दौरान 80,000 रुपए का उपकरण खरीदा गया है, यानी कि आपको ये जो इक्विपमेंट है इसका कंपैरिजन नहीं करना होगा, बल्कि इसका खाता बनाकर सूचना निकालनी होगी। क्योंकि 2 लाख से 230 हो रहा है तो हम तो देख रहे हैं कि 30,000 का खरीदा गया है, जबकि ये कह रहा है नहीं आपने 80,000 का इक्विपमेंट खरीदा है। तो जो सूचनाएं छिपी हुई होंगी वो इक्विपमेंट अकाउंट से निकलकर अपने आप ही बाहर आ जाएंगी। उपकरण को 5,000 की हानि पर बेचा भी है, यानी आपने इक्विपमेंट खरीदा भी है और बेचा भी है। उपकरण और फर्नीचर पर क्रमशः 15,000 और 30,000 रुपए है, तो आपको उपकरण अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और फर्नीचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। 31 मार्च 2017 को 50,000 रुपए के ऋण का आपने भुगतान किया है, जो लोन है वो 50,000 का आपने चुकाया है। वर्ष 15-16 में 50,000 रुपए का प्रस्तावित लाभांश था। ऊपर दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, लेकिन नीचे सूचना दे रखी है प्रस्तावित लाभांश की। इसका मतलब टैक्स का खाता नहीं बनेगा। टैक्स की अगर बात करें तो वो जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपने चुकाया है तो उसको तो लेस करेंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे लाभ हानि खाते से चार्ज किया है तो उसे आप वापस ऐड करेंगे। लेकिन अगर डिविडेंड का ऊपर खाता नहीं है और नीचे दे रखा है कि 50,000 रुपए का लाभांश प्रस्तावित था, तो इतनी की इतनी राशि को तो आप ऑपरेटिंग में जोड़ेंगे क्योंकि लाभ हानि खाते से घटाई गई है, और ये 50,000 रुपए ले जाकर आप वित्तीय गतिविधि यानी फाइनेंसिंग में से घटाएंगे क्योंकि ये खर्चा वास्तविक रूप में
फाइनेंसिंग का है। तो ये तो पक्का हुआ कि प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड अकाउंट नहीं बनाने हैं। इक्विपमेंट अकाउंट बनाना होगा, फर्नीचर अकाउंट बनाना होगा और साथ ही साथ एक लोन अकाउंट बनाना होगा। बस 3 अकाउंट बनाने की जरूरत है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने से पहले हमें करंट ईयर का प्रॉफिट चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको 250 से 4,20,000 का प्रॉफिट नजर आ रहा है, यानी 2,50,000 प्रथम वर्ष था और दूसरे वर्ष 4,20,000 हो गया। इनका अंतर होता है 1,70,000 रुपए। उसमें आपको टैक्स जोड़ना होगा। टैक्स अगर बताऊं तो 50,000 रुपए जुड़ेगा, क्योंकि आपने घटाया कितना है 50,000, और घटेगा कितना 30,000, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 30 है, ये आपने चुकाया होगा। टैक्स के बारे में आपको यही समझाया कि ओपनिंग बैलेंस को ऑपरेटिंग में से घटाते हैं, ये उल्टे हैं, इसलिए ये ओपनिंग बैलेंस है, और 50,000 जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे आप जोड़ेंगे। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की गणना करते हैं, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमने वर्किंग नोट लगाया हुआ है और साथ ही साथ कुछ बातें इसमें डाली हैं, वो देखें। कर के लिए आयोजन का केवल प्रारंभिक अंतिम शेष ही दिया गया है, अतः इसका खाता नहीं बनाया जाएगा। प्रारंभिक शेष को चुकाया हुआ, जो 30,000 प्रारंभिक शेष से चुकाया हुआ मानेंगे तो उसे नीचे घटाएंगे, और अंतिम शेष को चार्ज किया हुआ मानेंगे। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 1,70,000 रुपए। ये 1,70,000 कैसे है मैं आपको बता देना चाहूंगा। 4,20,000 का शेष रिजर्व एंड सरप्लस का इस बार दिया हुआ है और 2,50,000 का प्रारंभिक शेष दिया हुआ है। जब आप इसका अंतर निकालते हैं स्टूडेंट्स तो आपको पता चलता है कि 1,70,000 रुपए, और करंट ईयर का टैक्स कितना है 50,000 रुपए। इसे जब हम जोड़ते हैं तो करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाता है 2,30,000 रुपए, 2,20,000 रुपए। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी को शुरू करने से पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है, जो हम निकाल चुके हैं। कैश फ्लो का स्टेटमेंट मैं आपको समझा चुका हूं पहले से ही। तो यहां पर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन लिख देंगे 2,20,000 रुपए। अब कौन कौन सी मदें इसमें जोड़ी जाएंगी, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहां जो मदें हमने निकाली है उसकी अगर बात करूं तो आपको 10% लोन नजर आ रहा होगा 1,00,000 रुपए का, जिसमें से आपने 50,000 का ऋण चुकाया है, लेकिन उसके चुकाने की तारीख नहीं दे रखी, ये दे रखी है 31/3/17 को आपने 50,000 रुपए का ऋण चुकाया है। इसका मतलब पूरे वर्ष के दौरान आपने 1,00,000 रुपए के ऋण को यूज किया है। तो जो ब्याज चुकाएंगे वो भी आप 1,00,000 रुपए के ऋण पर ही भुगतान करेंगे, लेकिन 1,00,000 का 10% 10,000 रुपए होता है। यहां मैं ऑपरेटिंग में आपको क्यों समझा रहा हूं, ये तो फाइनेंसिंग का खर्चा है ऋण पर ब्याज चुकाना, लेकिन ये आपने अपने लाभानी खाते से घटा रखा है, इसलिए एक तो 10,000 रुपए ब्याज के जोड़ेंगे। इसके अलावा 5,000 रुपए की हानि पर आपने उपकरण बेचा है तो 5,000 रुपए हानि के जोड़ेंगे, क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जुड़ेगा, क्योंकि ये यहां से घटा हुआ जबकि घटना नहीं चाहिए। डेप्रिसिएशन जो कि एक नॉन कैश खर्चा होता है, 15,000 रुपए डेप्रिसिएशन एक है और 30,000 रुपए डेप्रिसिएशन एक है, इन दोनों डेप्रिसिएशंस को जोड़ा जाएगा। 50,000 रुपए का प्रस्तावित लाभांश है, ये जोड़ा जाएगा, और साथ ही साथ और मदों को अगर हम देखें तो हमें नजर आ रहा है इंटेंजिबल एसेट्स में क्या चीज नजर आ रही है, पेटेंट, जो कि 1,00,000 से 95,000 रुपए का ये राइट ऑफ है। तो आइए गैर रोकड़ी मदों को और नॉन ऑपरेटिंग मदों को हम ट्रीट करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट जो कि है 15,000, और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो कि है 30,000, जो कि समायोजन में दिया गया है। पेटेंट रिटर्न ऑफ स्टूडेंट्स वो है 5,000 रुपए। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट जो कि सवाल में दिया गया है, आपने कितने की हानि पर बेचा है 5,000 रुपए की हानि पर, तो ये भी ले लीजिए 5,000 रुपए। ये सब जुड़ेंगे क्योंकि ये लाभों में से घटे हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपको समझाया, आप कंफ्यूज ना हो। आपको प्रारंभिक वर्ष का जो शेष दे रखा है वो 1,00,000 है लोन का, और अंतिम वर्ष का जो शेष है वो 50,000 रुपए। तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि हम कितने पर ऋण देंगे। वैसे भी अगर कोई सूचना ना हो तो प्रारंभिक शेष पर ब्याज निकाला जाता है, लेकिन हाँ अगर ये सूचना 31/3/17 की जगह से लिखा होता है 1 अप्रैल 2016 को शोधन कर दिया गया है, ऋण चुका दिया गया, तो आप क्लोजिंग बैलेंस पर निकालते, क्योंकि आपने साल के शुरू में 50,000 के ऋण को अगर चुका दिया तो आप उस पर ब्याज नहीं देंगे। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है कि आपने जो चुकाया है वो 31 मार्च 2017 यानी साल के अंत में चुका है। इसका मतलब पूरे साल 1,00,000 रुपए का ऋण प्रयोग किया है। 1,00,000 का 10% 10,000 रुपए जो ब्याज होता है वो फाइनेंसिंग का खर्चा है, लेकिन ऑपरेटिंग में से घटा हुआ है, इसलिए हमने से यहां पर 10,000 रुपए ऐड किया है। इसके अलावा अगर बात करें
तो प्रपोज्ड डिविडेंड प्रस्तावित लाभांश, जब लाभांश की एक ही राशि दी जाए उसका खाता ना दिया जाए तो उतना का उतना तो आपको ऑपरेटिंग में जोड़ना है, क्योंकि ये मानना है कि टैक्स घटा दिया है तो डिविडेंड भी घटा दिया है, तो यहां से घटा हुआ इसलिए 50,000 यहां जोड़ेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी 50,000 रुपए लेस करेंगे। तो यहां पर ये 50,000 रुपए आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इन सभी मदों को जब हम जोड़ते हैं तो इनका टोटल आ रहा है आपके 50 और 50 1,15,000। सभी जोड़ने की मदें हैं। 2,20,000 में 1,15,000 जब आप जोड़ते हैं तो 3,35,000 आता है कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है। अब वर्किंग कैपिटल के लिए हमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को लेना होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल, जिन्हें हम बोलते हैं 50,000 से 45,000। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल कोष्टक में लिखे जाएंगे। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 5,000 रुपए आप कोष्टक में लिख दीजिए, क्योंकि इसका मतलब है कैश आउटफ्लो हुआ है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो बकाया किराया जो है वो 5,000 से 7,000 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 ओपन में लिखे जाएंगे और प्रोविजन को लेना नहीं है, क्योंकि वो प्रोविजन फॉर टैक्स से संबंधित है और उसको हम कर चुके हैं। उसके बाद में अगर हम चलें आगे तो अब आपको नजर आता है ट्रेड रिसीवेबल, जो कि आपको कितना नजर आ रहा है 80,000 से 1,20,000, यानी ट्रेड रिसीवेबल 40,000 से बढ़ रहे हैं, तो ये बंद में आएंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। इसके बाद अगर बात की जाए स्टूडेंट्स तो हम बात करना चाहेंगे इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री का जो अमाउंट है वो 50,000 से 1,30,000 हो रहा है, यानी 80,000 रुपए ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी बंद में आएगा। और अब इनका अगर हम रिजल्ट निकालें तो इसका परिणाम जो होगा वो क्या होगा वो देखिएगा आप। $1,25,000 माइनस 2,000 1,23,000 रुपए नेगेटिव में इसका रिजल्ट आ रहा है। 3,35,000 में से 1,23,000 रुपए आप लेस करें, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट है। 2,12,000 आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और जैसा कि आपको सिखाया गया है कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद टैक्स पेड घटाया जाता है, और प्रश्न में आपको बताया गया है कि यहां पर टैक्स पेड ओपनिंग बैलेंस 30,000 रुपए को मानना है। तो यहां पर टैक्स पेड आप 30,000 रुपए लेस कर दीजिए, और जब आप 30,000 रुपए लेस करते हैं तो आपका जो परिणाम निकल कर आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, वो निकल कर आता है 1,82,000 रुपए। 30,000 रुपए लेस करने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिजल्ट बच रहा है 1,82,000 रुपए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद हम बात करना चाहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कौन सी मदें, सिर्फ 2 मदें हैं यहां पर स्टूडेंट्स, एक इक्विपमेंट है और एक फर्नीचर है, और साथ ही साथ विनियोग भी यहां पर दे रखे हैं, लेकिन विनियोग बराबर है इसलिए इनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इक्विपमेंट की, जिसका ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 2,30,000। तो हमें पहले इक्विपमेंट अकाउंट बनाना होगा। इक्विपमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपए संपत्ति है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखा जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस 2,30,000। अब जैसे जैसे प्रश्न में सूचना दी गई है वो चीजें हम लिख देते हैं। जैसे कि कहा गया है कि इक्विपमेंट पर 15,000 रुपए का मूल्यह्रास लगाया गया, जिसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, तो बाय डेप्रिसिएशन 15,000 रुपए। साथ ही साथ हमें बताया गया है कि इक्विपमेंट को हमने 5,000 की हानि पर बेचा है और 80,000 का इक्विपमेंट हमने खरीदा है, तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000 रुपए। साथ ही साथ 5,000 की हानि पर बेचा है, ये हमें बताया गया, तो हानि इधर की तरफ आएगी क्योंकि एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, तो पीएनएल 5,000 रुपए। अब जो अंतर की राशि होगी, हमें ये तो बताया गया है प्रश्न में कि हमने इक्विपमेंट को 5,000 की हानि पर बेचा, लेकिन ये नहीं बताया गया कितने में बेचा, तो वो एक खाता बनाकर निकाला जा सकता है। तो इधर का योग आ रहा है 2,80,000 रुपए और उधर का योग आ रहा है 2,50,000 रुपए। तो इसका मतलब आपने 30,000 रुपए में इक्विपमेंट को बेचा है। जरूर उसका मूल्य 35,000 रहा होगा, 5,000 की हानि को पर बेचने के बाद वो 30,000 में बिका है। तो इस तरह से अज्ञात मदों को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये 30,000 रुपए जो हमने ज्ञात किए वो खाता बनाकर ज्ञात किए। अब इक्विपमेंट में क्या क्या दिखाया जाएगा, ये जो 80,000 रुपए है ये
आउटफ्लो है क्योंकि पैसा गया है, तो इक्विपमेंट परचेज के नाम से 80,000 कोष्टक में लिखे जाएंगे और सेल ऑफ इक्विपमेंट 30,000 ओपन में यानी कि कोष्टक के बाहर लिखे जाएंगे। बस इसमें ये ही मदें आने वाली हैं। तो आइए बात करते हैं इक्विपमेंट की। तो यहां पर इक्विपमेंट का जो मूल्य दिया गया है वो कितना दिया गया है। इक्विपमेंट का जो मूल्य दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है आपको इक्विपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट दिया गया है। इक्विपमेंट को जो आपने बेचा है वो कितने में बेचा है। इक्विपमेंट को बेचा है आपने 30,000 में। और इक्विपमेंट की अगर खरीद की बात की जाए, परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, तो परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट आपका है 80,000 रुपए। साथ ही साथ प्रश्न में जब आप विनियोगों को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि विनियोग जो हैं प्रथम वर्ष में दिए गए हैं शून्य और दूसरे वर्ष में हो गए हैं 1 लाख। इसका मतलब आपने विनियोगों को 1 लाख रुपए से पूरा क्रय किया है, उसका खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल कंपैरिजन से ही पता चल रहा है कि वो 0 से 1 लाख हो रहे हैं। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे 1 लाख रुपए। ये भी आउटफ्लो हुआ है इसलिए इसे भी आप कोष्टक में रखेंगे। और जब आप इन तीनों जो मदे हैं उनका रिजल्ट निकालते हैं तो ये आता है 1,50,000 रुपए। और ये क्या है, नेगेटिव रिजल्ट है। क्यों है नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि माइनस की मदें ज्यादा हैं। तो ये 1,50,000 रुपए आप इस तरीके से लिखते हुए यहां इसे कोष्टक में रख देंगे क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है और इसे यहां पर आप ब्लॉक कर देंगे। फर्नीचर की अगर बात की जाए तो फर्नीचर को आप देख रहे हैं जो कि 3 लाख से 270 हो रहा है। हमने इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शामिल ही नहीं किया। क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि इसका अमाउंट अपने आप ही सेटिस्फाई हो रहा है, जो हम आपको अकाउंट बनाकर भी अभी आपको समझा देंगे किस तरीके से। यहां लिखा हुआ है कि फर्नीचर पर आपने 30,000 रुपए का हाथ लगाया है और आप देख सकते हैं फर्नीचर के मूल्य में भी 30,000 की ही कमी है। इसका मतलब फर्नीचर में जो कमी हुई है वो मूल्यह्रास के कारण हुई है। तो फर्नीचर से ना तो रोकड़ आया है और ना ही रोकड़ गया है। तो यहां पर अगर हम फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट भी इसमें दिया गया है। ओपनिंग बैलेंस जो है स्टूडेंट्स वो है 3 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है 2,70,000 रुपए। डेप्रिसिएशन जैसा प्रश्न में दिया गया है 30,000 रुपए, इसलिए इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने शामिल नहीं किया है क्योंकि ना तो इससे रोकड़ अंतर प्रवाह हुआ है और ना ही रोकड़ बहिर्वाह। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किसे शामिल किया जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शामिल किया जाएगा जैसे कि शेयर कैपिटल, जो कि हो रही है कितने से 5 लाख से 7 लाख। तो इशू ऑफ शेयर 2 लाख, नीचे कोई सूचना नहीं है इसलिए इशू ऑफ शेयर 2 लाख माने जाएंगे। इसके बाद में दीर्घकालीन ऋण 1 लाख से 50,000 हो रहा है, जिसका हम अभी अकाउंट भी बनाएंगे और सवाल में भी दिया गया है कि 50,000 का ऋण चुकाया है। आइए पहले इसका अकाउंट ही तैयार कर लेते हैं। अगर हम लोन की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस जो लोन का है वो है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 50,000 और नीचे सूचना दी गई है कि आपने 50,000 का लोन चुका दिया है। तो ये खाता भी अपने आप बराबर हो गया है, लेकिन ये फर्नीचर की तरह नहीं है, इससे कैश का फ्लो हुआ है क्योंकि 50,000 रुपए आपने लोन चुकाया है। अगर इसकी सूचना नहीं बनाएंगे आप खाता तो भी चलेगा, लेकिन जिनकी सूचना नीचे दी जाए उनका अकाउंट बना लेना चाहिए ताकि अगर कोई अज्ञात मद हो तो वो उससे निकल सके। तो हम बात कर रहे थे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2 लाख रुपए इशू ऑफ शेयर लिखे जाएंगे, 50,000 रुपए लिखे जाएंगे लोन पेड के नाम से, साथ ही साथ 10,000 रुपए आपने 1 लाख पर ब्याज चुकाया है वो लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 रुपए, जो कि बंद में लिखा जाएगा क्योंकि पैसा गया है। और अगर बात की जाए तो 50,000 रुपए का लाभांश। लाभांश क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि लाभांश होता ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी का और जब एक ही अमाउंट दिया जाए तो उतना का उतना ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ना है और उतना ही फाइनेंसिंग में से लेस करना है। तो आइए अब तैयार करते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना 2 लाख, जो कि ओपन में लिखा जाएगा। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 50,000 क्योंकि आपने 50,000 का लोन चुकाया है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड 50,000 क्योंकि आपने 50,000 का लाभांश चुकाया है। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 10,000 क्योंकि 10,000 का आपने ब्याज चुकाया है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये 10,000 भी आप कोष्टक में रखिए क्योंकि पैसा गया है। और अगर इनका रिजल्ट निकाला जाए तो ये आता है 90,000 रुपए ओपन में।
तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब क्या करना होगा, तीनों एक्टिविटीज के परिणाम को मिक्स करना होगा। तो ऑपरेटिंग का 1,82,000 इनफ्लो था और फाइनेंसिंग का 90,000 इनफ्लो था। पहले इन दोनों को आप जोड़ लीजिए और उसमें से इन्वेस्टिंग को लेस कर दीजिए। क्यों लेस कर दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में इनफ्लो नहीं हुआ है बल्कि आउटफ्लो हुआ है। तो यहां पर 1,50,000 रुपए को लेस करने पर हमें जो राशि पता चलती है वो पता चलती है 1,22,000 रुपए। तो नेट कैश इंक्रीज 1,22,000 रुपए। अब क्या करना होगा, इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को जोड़ना होगा। और जब आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को देखते हैं तो वो है 2,05,000 रुपए। 2,05,000 रुपए आप जब इसमें जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो इसका रिजल्ट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आना चाहिए, जो कि आ रहा है 3,27,000 रुपए। इसका मतलब आपके द्वारा किया गया प्रश्न पूर्णतः सही है। अगर नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज, जो अगर डिक्रीज आए तो क्लोज ओपनिंग कैश में से लेस करेंगे और अगर इंक्रीज आए तो ओपनिंग कैश में से ऐड करेंगे और परिणाम क्लोजिंग कैश के इक्वल होना चाहिए। इसी के साथ उदाहरण संख्या 7 पूरा होता है और हमने इन सभी चीजों को ढंग से समझ लिया है। तीनों गतिविधियों के साथ रोकड़ प्रवाह विवरण किस तरीके से बनाया जाता है उसका हमने एक एग्जाम्पल देख लिया है। आगे के पार्ट में हम बचे हुए एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।